नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। एक खबर आ रही है कि 50% अग्निवीर परमानेंट हो गए। एक गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है, प्रेस नोट निकला है। क्या यह खबर सही है? क्या 50% अग्निवीर सही में परमानेंट कर लिए गए हैं? इसके बारे में आगे गृह मंत्रालय का उस प्रेस नोट के साथ समझेंगे। दोस्तों, प्रेस नोट तो बिल्कुल निकला है, इसको लेकर आगे समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वां पे कमीशन में चाहे फिटमेंट फैक्टर कितना भी कम क्यों ना हो, एक ऐसा प्रपोजल गया हुआ है। अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाए, अगर वो प्रपोजल पारित हो जाए, तो कम फिटमेंट फैक्टर में भी हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये आगे आपको बकायदा कैलकुलेशन करके समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ एनसीसी में एक जॉब खुली है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में ताबड़तोड़ आगे होने वाली मीटिंगों का शेड्यूल जारी कर दिया है, वो भी आगे समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों, आसाम में बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित लोगों की हालत खराब हो रखी है। ऐसे में कई सारे लोगों का कहना यह है, मैं देख रहा हूं कि आसाम में तो हर साल बाढ़ होती है, तो ऐसी नई क्या बात हो गई कि आप अपील कर रहे हैं? दोस्तों, हर साल बाढ़ तो होती है, लेकिन इस साल जो बाढ़ हुई है और जिस इलाके में हुई है वो ऊंचे इलाके हैं, अपर असम जिसको कहते हैं। वहां पर बाढ़ ऐसे ऐसे इलाके में हुई है जहां पर 15-15 फीट तक पानी चढ़ गया, जिस वजह से गांव के गांव डूब गए, घर के घर बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं, कितने जानवरों की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में सैनिक पाठशाला की तरफ से मैं अपने टीम के साथ 2-4 दिनों के बाद बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू सामग्री के साथ जो भी हम दे सकते हैं, जो मदद हम कर सकते हैं, उसको लेकर के जाने वाले हैं दोस्तों। तो आप सबसे मदद की अपील करता हूं। ये क्यूआर कोड है, आप जितना कर सके 200, 400, 600, 1000, 1200, 2500, जितना भी आपको दिल करे आप जरूर डोनेट कीजिएगा, ताकि उन बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर के हम मदद कर सकते हैं। और आगे आपसे एक वादा करता हूं कि आपका दिया हुआ एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब किताब भी दूंगा, और उस पैसे को सही सही बाढ़ पीड़ित तक पहुंचे वो मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा। खुद भी मैं पर्सनली वहां जाऊंगा और एक एक बाढ़ पीड़ित के साथ मुलाकात करने की, जितने से भी हम मुलाकात कर सकते हैं उतनों से मुलाकात करके उनको मदद करने की दोस्तों कोशिश करेंगे। तो आप जरूर अपना मन बनाइएगा और हो सके तो जितना हो सके आपसे डोनेट जरूर कीजिएगा। इस क्यूआर कोड में सरस्वती देवी का नाम का ये अकाउंट है, तो उसमें जरूर डोनेट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, गृह मंत्रालय का आदेश, क्या अब 50% अग्निवीर को परमानेंट किया सरकार ने? 25% के बजाय अब क्या 50% हो गए अग्निवीर परमानेंट? दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है, जिसको लेकर के खबर यह चल रही है कि 50% अग्निवीर परमानेंट हो गए। तो क्या है ये प्रेस रिलीज, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से ये एक बहुत अच्छी खबर निकली है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या मीडिया में भी कहीं कहीं असमंजस ये बनी हुई है कि भारत सरकार ने 50% अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया है। जी हां, मुझे भी कुछ सवाल आए, व्हाट्सएप में भी आए, कि जानना चाहते हैं कि क्या अब 50% अग्निवीर परमानेंट हो गए हैं। ऐसा कोई गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश निकला है, इस तरीके की जानकारी शेयर हो रही है। तो देखिए, गृह मंत्रालय से जो आदेश निकला है वो आदेश बिल्कुल सही आदेश है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। 21 जुलाई 2026 का ये एक प्रेस नोट है, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। और ये प्रेस नोट है सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण, यानी कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स यानी कि सीएपीएफ और एआर में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, राइफलमैन के पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों की एक नई श्रेणी बनाई है। इसके लिए प्रावधान इस प्रकार हैं। रिक्तियों में 50% का आरक्षण। जी हां, यह सच्चाई है कि 50% का जो आरक्षण है वो अग्निवीरों को दिया जाएगा। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी, यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो भी 3 साल की छूट होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से परे 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। और जो पहले बैच वाले अग्निवीर होंगे उनको 3 साल के अलावा भी 5 साल का जो है छूट दिया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी, शारीरिक दक्षता परीक्षण पीआईटी और लिखित परीक्षा से छूट होगा। देखिए, इतना आरक्षण होने के बावजूद भी जो मेडिकल होता है, जो फिजिकल होता है, वो भी छूट है। इसके अतिरिक्त पूर्व अग्निवीरों की प्रगति के समन्वय हेतु गृह मंत्रालय के अधीन एक
समर्पित पूर्व अग्निवीर विंग की स्थापना की गई है। फिलहाल अग्निवीरों के पहले बैच ने अभी तक अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं की है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। यानी कि दोस्तों ये सच्चाई है कि 50% जो है प्रतिशत आरक्षण का जो है आदेश कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री से, गृह मंत्रालय से निकला है, लेकिन ये 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने का आदेश नहीं है। जो अग्निवीर सेवानिवृत्त होकर के यानी कि 4 साल पूरा करके जो रिटायर हो जाएंगे, जिन्हें हम रिटायर कहें या जिन्हें हम अवकाश कहें, उसके बाद जो गृह मंत्रालय के जो पद होंगे, जिसमें सीएपीएफ और असम राइफल्स के जो पद होंगे, उसमें पूरा का पूरा 50% जो है आरक्षण होगा अग्निवीरों के लिए। कहने का मतलब है अग्निवीर जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे ही उनके लिए नौकरी का रास्ता साफ होगा। कोई अगर नौकरी करना ना चाहे तो अलग बात है, अदरवाइज अग्निवीरों के लिए इतनी सारी छूट दे दी गई है, रिटर्न नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो बहुत बड़ी छूट है दोस्तों। तो ये जो आदेश है दोस्तों, ये सेवानिवृत्त अग्निवीरों के आरक्षण से जुड़ा हुआ आदेश है, ना कि 50% रिटेंशन से जुड़ा हुआ। ये 50% रिजर्वेशन को लेकर है, ना कि 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने को लेकर है। लेकिन जो भी रिजर्वेशन ये व्यवस्था जो ये किया गया है, ये प्रावधान किया गया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और अब अगर अग्निवीर चाहे तो निकलते ही उनको नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन, उसके ऊपर से कई सारे चीजों में छूट, रिटर्न में छूट, मेडिकल में छूट, फिजिकल में छूट। तो अच्छी बात है कि ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये एक अच्छा खासा डिसीजन ले लिया गया है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 पे कमीशन हरकत में, आगे ताबड़तोड़ मीटिंग्स का कर दिया शेड्यूल जारी। जी हां, 8वें पे कमीशन ने आगे होने वाले मीटिंग्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। चलिए नोटिस देखते हैं दोस्तों। 8वां पे कमीशन ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए आगे होने वाले मीटिंग्स का जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले एक मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है, उसके बाद देखिए 24 जुलाई 2026 को यह लेटर निकाला गया है, जिसमें अब अगली मीटिंग 7 सितंबर को और 8 सितंबर को होने जा रही है चेन्नई में। जी हां, ये जो मीटिंग होगी ये भी उसी तरीके से होगी। पूर्व सैनिक संस्था या कोई भी संस्था जिन्होंने अपना ऑनलाइन अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया है, वो इस लिंक में जाकर के अपना जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 18 अगस्त से पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक चेन्नई के लिए 7 और 8 सितंबर का मीटिंग का शेड्यूल निकला है। इसके अलावा भी और एक मीटिंग का शेड्यूल निकला है। अब ये दूसरी मीटिंग का शेड्यूल आप देख पा रहे हैं, 24 जुलाई का ही ये नोटिस है, और ये अगली मीटिंग होने जा रही है पुडुचेरी में दोस्तों, और ये 9 सितंबर की मीटिंग है। तो पुडुचेरी में जो भी जो कर्मचारी संस्था या जो भी पेंशनर संस्था है, वो अगर मुलाकात करना चाहे पे कमीशन के साथ, जिन्होंने अपना मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है, तो उस मेमोरेंडम सबमिट किए हुए मेमो आईडी के साथ ये वाला लिंक में जाकर के अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और पे कमीशन के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे कमीशन ने अब आगे आने वाले समय में भी जितने भी संस्थाएं हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए ताबड़तोड़ अपने शेड्यूल जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर के अब सारी संस्थाओं को अपने अपने अपॉइंटमेंट के लिए ये लिंक में फॉर्म फिलअप करना बेहद जरूरी है। अब आगे मीटिंग्स का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा। जितने भी प्रपोजल सबमिट किए हैं उनके ऊपर विचार विमर्श होने के बाद फाइनल रिकमेंडेशन 8वें पे कमीशन द्वारा बना करके सरकार को सौंपा जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, और अगली जानकारी है 8 सीपीसी में कम फिटमेंट फैक्टर पे भी गजब फायदा दिलाएगा ये कमाल का प्रपोजल। जी हां, प्रपोजल क्या है चलिए समझते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए हमारा फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 ही रह जाता है फॉर एग्जांपल, हालांकि मांग 3.83 तक की है जेसीएम द्वारा, लेकिन मान लीजिए 1.92 रह जाता है, तब भी ये जिस प्रपोजल की मैं बात कर रहा हूं, जो सरकार के पास पे कमीशन के पास ऑलरेडी सबमिट भी की जा चुकी है जेसीएम द्वारा भी और भी संस्थाओं द्वारा, तो वो प्रपोजल कम फिटमेंट फैक्टर को भी फायदेमंद बनाएगा। कैसे बनाएगा चलिए, अब ये मैं आपको 7वां पे कमीशन का पे मैट्रिक्स दिखा रहा हूं। ये है जिनका 2000 रुपए, ये सिपाही के हिसाब से दोस्तों, ये सिपाही हैं जिनका 2000 रुपए ग्रेड पे था पहले, उनका ये वाला पे मैट्रिक्स है। आज के डेट में 7वें पे कमीशन लागू होने के बाद उनका बेसिक 21,700 से शुरू होता है, जो आगे बढ़ करके 22,400, 23,100 इस तरीके से बढ़ करके ये वाला सिपाही का है, ये वाला नायक का है, ये वाला नायक का है। मतलब यहां 12 नंबर तक है, फिर 13 से यहां से आपने लेना है, 13 से यहां शुरू हो जाता है। तो
इस तरीके से है। मैं हवलदार का आपको दिखाता हूं। हवलदार का सीधा सीधा अगर कोई हवलदार भर्ती हो तो उनका बेसिक पे सर्विस के दौरान का 29,200 से शुरू होता है, जो हर साल 30,100, 31,000, 31,900 इस तरीके से बढ़ते 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 जाता है। और हवलदार का स्लैब में आखिरी जो ये हो गया, ये 12 नंबर तक हो गया, फिर 13 नंबर में इस तरीके से 41,600, फिर इस तरीके से बढ़ता जाता है और आखिरकार 57,500 पहुंचता है। अब ये जो बढ़ोतरी है दोस्तों, ये जो हर साल की बढ़ोतरी है जिसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, अब ये इंक्रीमेंट 3% का है, लेकिन अब की बार जो इंक्रीमेंट मांगा गया है वो मांगा गया है मिनिमम 5%। वैसे तो किसी किसी संस्था ने 6% की भी मांग की है, तो मिनिमम 5% की मांग की गई है। तो ऐसे में अब फायदा क्या होगा? अब चलिए ये वाला कॉलम लेकर के हम चलते हैं, ये वाला कॉलम लेते हैं और हम केवल 1.92 फिटमेंट फैक्टर लेते हैं। चलिए, सबसे शुरुआती है 29,200 और आखिर में है 57,500। लेकिन अब होगा क्या? देखिए 8वां पे कमीशन में ये देखिए 29,200 अगर मिनिमम बेसिक है वो, और उसको अगर हम 1.92 ही फिटमेंट फैक्टर दें केवल, तब भी वो बढ़ करके 56,064 बनता है। अब यहां पर मांग की गई है 6% या 5% सालाना बढ़ोतरी की। अगर ये सालाना बढ़ोतरी 5% के हिसाब से भी हम लें तो अगला स्लैब कहां पहुंचेगा? ये जैसे 7वां पे कमीशन में 29,200 से बढ़कर 30,100 पहुंचा था, अब ये 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद अगर 5% का इंक्रीमेंट लग जाए तो 56,064 से ये बढ़ करके पहुंचेगा दोस्तों 58,867, 58,867। अब इस पे 5% लगा तो ये बना 58,867 पे अगर 5% लग जाए तो 61,811, यानी कि इस तरीके से 5% के हिसाब से बढ़ता जाएगा 64,901, 64,901, फिर बनेगा दोस्तों 68,146, 68,146, फिर बनेगा दोस्तों 71,553, 71,553, 95,888 बनेगा। और जैसे 41,600 रुपए है वो आगे जाकर के 1,06,83 बन जाएगा, 1,06,83 बन जाएगा। फिर इसके ऊपर 5% लगेगा 10,5717, यानी कि 1,05,717। फिर स्लैब बढ़ेगा 1,11,003 बनेगा। इस तरीके से दोस्तों हर साल जब 5% का इंक्रीमेंट लगेगा 1,16,553 बनेगा, 1,22,381 बनेगा, इस तरीके से 1,28,500 बनेगा। फिर उसी तरीके से आगे 1,34,925 बनेगा, 1,34,925, फिर 1,41,671 बनेगा। ये एक एक साल का इंक्रीमेंट लग रहा है दोस्तों। 1,48,754 बनेगा, 1,56,192 बनेगा, फिर 1,64,002 बनेगा, फिर आखिर में 1,72,202। यानी कि दोस्तों जो बेसिक 56,064 रुपए से शुरू होगा वो जाकर के आखिर में 1,72,202 रुपए तक पहुंचेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर कम भी मिले, लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट अगर 5% का मिले तो इस तरीके से फायदा होगा, जो आगे जाकर पेंशन में भी फायदा होगा। और चूंकि हमारा पेंशन ओआरओपी के जरिए नए पेंशनर के साथ रिवाइज करके दिया जाएगा, इसलिए आने वाले समय में ये जो परसेंटेज, जो इंक्रीमेंट का परसेंटेज है, ये पेंशनर्स को भी फायदा दिलाएगा। तो कहने का मतलब है 8वें पे कमीशन में बेशक अगर फिटमेंट फैक्टर कम भी अगर मिल जाए, 1.92 मिले, 2.0 मिले, तो ऐसे में एनुअल इंक्रीमेंट को अगर 5% दिया जाए तो इस तरीके से फायदा पक्का है दोस्तों। चलिए अब अगली और आखिरी जानकारी, एनसीसी में पूर्व सैनिक के लिए क्लर्क की नौकरी का एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबल है तो अप्लाई करें। जी हां, एक एडवर्टाइजमेंट निकला है, एक लेटर निकाला गया है, चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। ये 22 जुलाई 2026 का 6 JNK बटालियन एनसीसी यानी कि 6 जम्मू एंड कश्मीर बटालियन एनसीसी की तरफ से ये एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जो कि जिला सैनिक बोर्ड को भेजा गया है उधमपुर, जिसमें लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ NCO/JCO क्लर्क। एक क्लर्क की वैकेंसी है। इट इज इंटीमेटेड दैट देयर इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन क्लर्क, प्रिफरेबली हवलदार/JCO, फॉर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ UDC अपर डिवीजन अकाउंट क्लर्क एट 6 JNK बटालियन NCC उधमपुर।
you are requested to give publicity, provide the ex-serviceman clerk, preferably Havaldar / JCO, for smooth functioning of this unit. The QR for the post is as under. क्या क्या क्वालिफाइड होना जरूरी है? एक्स सर्विसमैन शुड बी क्लर्क बाय ट्रेड, यानी कि क्लर्क से रिटायर्ड होनी चाहिए। दूसरा, एक्स सर्विसमैन शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस, यानी कि पूरा कलर सर्विस करके रिटायर हुए या तो हवलदार या तो जेसीओ होने चाहिए। अगर कोई आप में से इसके लिए एलिजिबल है, आप हवलदार या जेसीओ क्लर्क से रिटायर हुए हैं, जम्मू और कश्मीर में आप रहते हैं, जम्मू में खास करके उधमपुर की ये नौकरी है, उधमपुर के आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपने टेलीफोनी के लिए कांटेक्ट करना है सूबेदार मेजर राजेश कौशल जी को, जिनका कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर यहां दिया था, जिसको मैंने हाइड कर दिया है। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैं खुद ही कमेंट में ये वाला मोबाइल नंबर आपको कमेंट कर दूंगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट देखेंगे तो ऊपर ही आपको जो है ये वाला मोबाइल नंबर, जो सूबेदार मेजर साहब का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो आप अगर एलिजिबल हैं और ये नौकरी करना चाहते हैं तो आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब ये सूबेदार मेजर साहब का जो मोबाइल नंबर है मैं कमेंट में डाल दूंगा। आप वो अगर एलिजिबल हैं, जम्मू एंड कश्मीर के इलाके के, उधमपुर के हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।